हाँ अब सही है। देखो आज हम लोग ग्रेविटेशन का दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वह है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सॉरी, यह न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ, यानी आपका न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ हम आज पढ़ेंगे, जो केपलर लॉ के बाद है। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? केपलर लॉ। केपलर ने कितने रूल दिया था? 3 रूल दिया था। तो उन 3 रूल में क्या क्या था? एक लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा क्या था? लॉ ऑफ एरिया, थर्ड आपने पढ़ा था लॉ ऑफ पीरियड। अब हम लोग उसी कंजुगेशन में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यह तुम्हारा थियरी भी आएगा और इस पर न्यूमेरिकल भी आएगा। आप लोग हेडिंग डाल लो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस पर थियरी भी आपसे पूछी जाती है और न्यूमेरिकल भी। यह इस ग्रेविटेशन चैप्टर का सेकेंड टॉपिक हो गया, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि 2 बॉडीज के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वह कैसे कैसे डिपेंड करेगा। न्यूटन ने बताया कि इस यूनिवर्स में जितनी भी बॉडीज हैं, इस यूनिवर्स में क्या है, जितनी भी बॉडीज हैं, सबके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है। जैसे यहाँ पर टेबल रखा है और यह दीवार है या व्हाइट बोर्ड है, तो इस टेबल और दीवार के बीच में भी हमारा ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा, हमारे और बोर्ड के भी बीच में काम करेगा, हमारे और रूट के भी बीच में काम करेगा। अब तुम्हें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि यदि ग्रेविटेशन फोर्स हर बॉडीज के बीच में काम करता है, फिर भी हमें इसकी फीलिंग क्यों नहीं होती है? आ गया समझ में? क्या है, जैसे मान लो हम खड़े हैं और या टेबल है या बोर्ड है, इसके बीच में हमारा अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशन का अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, लेकिन हमें अनुभव नहीं होता, फील नहीं होता। इसके पीछे क्या है, अभी हम फार्मूला बताएंगे। इसमें आएगा F = G m1m2/r²। तो कैपिटल G को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूटन ने बताया कि इस यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडीज तुम ले लो। हमने 2 बॉडीज ले लिया, इनके मासेस हमने ले लिया m1 और m2। तो न्यूटन ने बताया कि इस यूनिवर्स में कोई भी 2 बॉडीज ले लो तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, यानी यह दोनों बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगी या अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। मान लो कि यह दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस हमारा r है, तो न्यूटन्स ने बताया कि लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन फोर्स है, यह दोनों मासेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगेन देखो, न्यूटन ने क्या कहा कि दो बॉडीज के बीच में लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और इन दोनों मासेस के बीच की जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बोलो क्लियर है? तो इसका स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पर। ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग नोट करते चलिए। ग्रेविटेशनल फोर्स between 2 masses, gravitational force between 2 masses is proportional to the product of मासेस। ये क्या होगा?
मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली proportional to the square of distance between masses। यानी जो मासेस हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने जो यह समझाया है यही चीज़ क्या है, स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो इसको आप समराइज कर लोगे ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या स्टेट्स दैट, ऐसे करते होगे। मेन कंटेंट हमने नोट करा दिया। तो अब यहाँ पर क्या है कि जब यह प्रोपोर्शनल का हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा कैपिटल जी इंटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इसी फार्मूले से दो बॉडीज के बीच में हम ग्रेविटेशनल फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स की बात करेंगे। कैपिटल जी देखो क्या है, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल का मीनिंग यह हुआ कि इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होगी। यूनिवर्सल से मीनिंग क्या हुआ, वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट, वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मीन्स इस कैपिटल जी की वैल्यू चाहे एयर में ले लो या वाटर के अंदर ले लो या मून के ऊपर ले लो, कहीं भी जाएगी बॉडी तो कैपिटल जी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। यहाँ से कोई मार्कर ले गया क्या, कौन ले गया? हाँ चलो देखो, तो वहाँ एक मार्कर पड़ा होगा, वहाँ से ले लो। तो कैपिटल जी समझ में आ गया। यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल का मतलब कि इसकी वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट है, नेवर चेंजेज, कभी भी चेंज नहीं होगी। और इस कैपिटल जी की जो वैल्यू है यह है 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान केजी स्क्वायर। नोट करिए, कैपिटल जी समझ में आ गया यह। अब इसके कुछ ग्राफ तुम्हें हम बताते हैं। यह हमारा रहा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लिख रहे हैं, तब तक समराइज करता हूँ। बेटा लिखने शुरू नहीं किए अभी। चलो देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसने क्या बताया कि इस यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ठीक, चाहे जो भी बॉडी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द बॉडी और नेचर ऑफ द मटेरियल, चाहे प्लास्टिक की बॉडी हो, चाहे लोहे की बॉडी हो या लिक्विड्स हैं, यदि उनके अंदर मास हैं तो वह दूसरे बॉडी को क्या करेंगी, अट्रैक्ट करेंगी। बोलो क्लियर। तो अब यहाँ कुछ हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ बताऊँगा। यह जो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ है, फोर्स एफ जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसके बारे में 2-3 चीज़ें समझो। पहला पॉइंट तुम्हें एमसीक्यू मिलेगा। पहला है कि यह हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स।
अब हम तुम्हें बता दे रहा हूँ, इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले पॉइंट लिख दें, हम बताते हैं। पहला है कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा इसमें है म्यूचुअल फोर्स। इसमें डेटा बहुत हैं आईआईटी नीट के लिए, बट मेन तुम्हें बता रहा हूँ। तीसरा है सेंट्रल फोर्स। तीसरा क्या है? सेंट्रल फोर्स। लिख लो, नोट कर लो। अब एक एक के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इस फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके तीन प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? कंजर्वेटिव। दूसरा क्या हो गई? म्यूचुअल फोर्स। तीसरा क्या हो गया? सेंट्रल फोर्स। अब हम एक एक के बारे में जानेंगे। कौन बताएगा? दीपेश, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स? क्लास में बता चुका हूँ, इस पर सब लोग डांट भी खाए हो। हाँ, एक ऐसी फोर्स जो डिस्टेंस से वो नहीं है। पढ़ नहीं रहे हो घर पर? सुविज्ञ, ट्रैजेक्टरी मैटर करती है। ट्रैजेक्टरी मैटर करती है मीन्स मतलब फ्रिक्शन हो गया, अनन्या? नॉन कंजर्वेटिव हो गया। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स बताओ अनन्या, तुम बताए हैं हमने। बेटा पेज मत पलटो, रिकॉल करो। जिसमें फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होता सर, जो अपने डायरेक्शन से इन्फ्लुएंस नहीं होती है फोर्स। नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स है जिसमें वर्क डन केवल पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। समझो, जैसे मान लो यहाँ से हमें जाना है मेदांता हॉस्पिटल, ठीक? तो यहाँ से मेदांता हॉस्पिटल जाने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। एक हम लुलु मॉल के रास्ते से चले जाएं, एक हम जीडी गोयनका हो करके उधर से निकल जाएं, और तीसरा है कि और आगे से आप निकल जाओ। चलोगे कहाँ से? यहाँ इस बिल्डिंग से पहुँचोगे कहाँ? मेदांता। तो सब हर बार डेस्टिनेशन तो सेम है, लेकिन रास्ता क्या है? अलग अलग है। तो यदि तीनों बार, तीनों केसेस में वर्क डन सेम है, तो बोलोगे कि जो जिस फोर्स लगा के हम गए हैं वह हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। मेदांता जाने के तीन रास्ते, तीनों रास्तों में वर्क डन इक्वल आता है, तो बताओगे कि जो जिस फोर्स से हम जा रहे हैं वह फोर्स हमारा क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स को कैसे डिफाइन करोगी? ऐसा फोर्स जिसमें वर्क डन केवल इस बात पर निर्भर करे कि कहाँ से चलना है और कहाँ से जाना, कहाँ पहुँचना है, इस बात पर डिपेंड ना करे कि किस रास्ते से हो करके हमें जाना है। बोलो, क्लियर हो गया कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या डिफाइन करोगे? सर, डिस्टेंस मतलब क्या कहते हैं? यहाँ से मतलब कहीं और तक बात कोई भी हो सकता है, डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए बात। अनन्या बोलो। पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट है। इतना समझाने के बाद नहीं समझ में आ रहा है। अनन्या समझ में आया? वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल किस बात पर डिपेंड कर रहा है? कहाँ से आप जर्नी स्टार्ट करते हो और कहाँ उसको लेकर के जाते हो। क्योंकि वर्क डन तो तभी होगा ना जब डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यह हमारा कंजर्वेटिव फोर्स, किस फोर्स को बोलोगे? जिसमें वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट है। किस पर डिपेंड करेगा? केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन या ओरिजिन और डेस्टिनेशन। बात हुई? अब आ जाओ म्यूचुअल फोर्स। सर, तो अगर अलग अलग पाथ से जाएंगे तो वर्क डन सेम होगा, तब हमारा फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और यदि वर्क डन अलग अलग हो गया तो उसको हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, यहाँ क्या लगा दोगे? नॉन। जैसे मैं बताया था एग्जाम्पल फ्रिक्शन का। तो कंजर्वेटिव फोर्स में एक तो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, दूसरा है कूलम फोर्स, और कुछ याद है आपको? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है,
अब आते हैं दूसरा है म्यूचुअल फोर्स। ये कौन बताएगा म्यूचुअल फोर्स क्या है? बोलो म्यूचुअल फोर्स क्या है? जो एक ऐसी फोर्स जो दो बॉडीज के बीच में रहती है। दो बॉडीज के बीच में तो फोर्स लगेगा ही। एक बॉडी दूसरे बॉडी पर जितना फोर्स लगाए वही फोर्स दूसरी पहली पर लगाए। जैसे मान लो कि इन दोनों के बीच में 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जांपल हमने इस फार्मूले से कैलकुलेट किया इन दोनों बॉडीज के बीच में कितना फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन का। तो यह m1 m2 पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा और m2 हमारा m1 पर 100 न्यूटन। तो म्यूचुअल फोर्स म्यूचुअल मतलब आपस में जो, ठीक है। तो म्यूचुअल फोर्स क्लियर हो गया कि दोनों बॉडी एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं। ये बॉडी इसको क्या करेगी अपनी तरफ खींचेगी, ये बॉडी इसको अपनी तरफ क्या अपनी तरफ खींचेगी। तो बोलो फोर्स की वैल्यू सेम, डायरेक्शन क्या हो गई अलग अलग हो गई। बोलो क्लियर हो गया। तीसरा हमने बताया सेंट्रल फोर्स। चलो कुछ पढ़े होगे क्लास में तो आइडिया होगी क्या सेंट्रल फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी के सेंटर से एक्ट करती हो। चलो थोड़ा सा बता रहा है कि सेंट्रल फोर्स का मतलब ऐसा फोर्स जिसकी डायरेक्शन दोनों बॉडी के सेंटर को मिलाने वाली लाइन के एलांग होता है। आगे से समझो सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स ऐसा फोर्स है जिसकी डायरेक्शन, फोर्स में क्या होगी बेटा डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन कैसे होके जाएगी, इस बॉडी का सेंटर और इस बॉडी का सेंटर दोनों को क्या करोगे मिला दो तो एक लाइन बनेगी। तो फोर्स की डायरेक्शन इसी लाइन के एलांग हो। बोलो क्लियर हुआ तीनों चीजें। तीनों में कोई दिक्कत प्रॉपर्टी में। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये रहा कि जैसे देखो यह स्फीयर है और यह स्फीयर है, इसका सेंटर यहाँ है इसका सेंटर यहाँ, दोनों बीच में फोर्स काम करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन भी तो होगी। तो फोर्स के डायरेक्शन के बारे में बताता है कि इस सेंटर को इस सेंटर से मिला दो। दो पॉइंट मिल गए दोनों के सेंटर C1 C2 और इसको क्या लाइन ड्रा कर दो, एक लाइन हो गया। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी इसी लाइन के साथ में होगी। यह हो गया सेंट्रल फोर्स। इसे सेंट्रल से सेंटर आ गया, पहली बॉडी का सेंटर दूसरी बॉडी का सेंटर, दोनों सेंटर को क्या करो मिला दो तो इसी लाइन के साथ में हमारे इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। बोलो क्लियर है। तीसरा समझो, यह जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है यह हमने बताया। इसने यह क्या कहता है फोर्स की वैल्यू को बताता है। वैल्यू समझते हो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 60 न्यूटन 100 न्यूटन कुछ वैल्यू आएगी। ये इस फार्मूले से केवल क्या निकालेंगे हम वैल्यू निकालेंगे, समझ रहे हैं। इस फार्मूले से कहीं डायरेक्शन मिल रही है नहीं मिल रही है, बोलो नहीं मिल रही है ना। चलो नोट कर लो, नोट करो इसको, 1 मिनट में आता है, नोट करो जल्दी। बेटा नोट हो गया या। अब आते हैं इसका वेक्टर फॉर्म। छोटी सी हेडिंग डाल लो यहीं पर या कहीं भी लिख देते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म इसी को हम कैसे वेक्टर फॉर्म में इसी फार्मूले से लिखेंगे, क्योंकि यह जो हमारा फार्मूला था इसमें क्या था न्यूमेरिकल वैल्यू तो मिल रही थी लेकिन डायरेक्शन नहीं मिल रही है। अब इस फार्मूले में थोड़ा सा हम वेक्टर का यूज कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में क्या है,
अब इसके ऊपर आप वेक्टर लगा दो। देखो यहाँ मैंने लिखा था फोर्स, तो वेक्टर नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि यहाँ पर हमारी डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, केवल वैल्यू मिल रही थी। अब आ जाओ यहाँ लिखोगे तो यह होगा, फार्मूला वैसे ही चलेगा, m1 m2 बाई यहाँ आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब होगा इंटू वेक्टर आर होगा। अब वेक्टर आर देखो है क्या, यह हमारा m1 मान लो, यह m2 मान लो, यह हमारा है वेक्टर आर कि यहाँ जहाँ m1 रखा है, जहाँ m2 रखा है, इन दोनों लाइन को क्या करो, मिला दो। अब दोनों लाइन को मिला दोगे तो एक वेक्टर बनेगा, उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, तो यह आपका ऐसे में एक तो यह मिलेगा। कभी कभी आपसे हो सकता है कि आपका MCQ में आ जाए तो थोड़ा सा इसको चेंज कर दें, m1 m2 बाई यहाँ आर स्क्वायर ही रहने दें और यहाँ पर कर दें आर कैप। आर कैप क्या है, जब कैप लगाते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर। तो आपको वेक्टर फॉर्म में इन दोनों में से MCQ में कोई पूछा जा सकता है और लिखने के लिए बात करता है तो आप इसको भी लिख सकते हो और इसको भी लिख सकते हो। या डोर क्लोज कर लो, जल्दी नोट करिए। लेकिन ज़रूरी थोड़े इसी डायरेक्शन में हो दोनों। नहीं देखो एक्चुअल में है क्या कि फोर्स तो या दोनों साइड खींचेगा तो एक तरफ कहीं कर लो। अब दोनों तो एक बार लिख नहीं सकते, इधर से उधर, इधर से उधर। नोट करिए इसको आप लोग। इसमें आर स्क्वायर होगा। इधर वाले में जब कैप ले लिया हमने तो वह आर स्क्वायर ही होगा। कौन सा? नीचे वाला, ऊपर वाला। देखो ऊपर वाला है वेक्टर आर और यहाँ क्या आर कैप। ध्यान देना, वेक्टर आर क्या है कि जो मास है किसी किसी पोजीशन वेक्टर पर होंगे तो इनके बीच का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया। तो आर क्या हुआ, दोनों मासेस की पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और नीचे क्या हुआ, आर क्यूब। आर क्यूब क्यों आएगा, एक्चुअल में यह फार्मूला है। यूनिट वेक्टर तुमने पढ़ा होगा, आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपान आर। इसको जब ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, वेक्टर आर अपान आर। तो वेक्टर आर यहाँ आ गया और एक आर नीचे आया तो यह आर स्क्वायर और आर क्या हो गया, आर क्यूब। ठीक है, तो यह तुम्हें एग्जाम में केवल लिखने के लिए आएगा, इसीलिए मैंने उतना ही बता दिया। और कंडीशंस में भी यह चीज़ें आती हैं। अब इस पर कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल हम कराते हैं, इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल। इसके पहले हम आपको बताते हैं कि जब यह न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये हमेशा काम करता है। क्या काम करता है, यह हमेशा काम करेगा, फिर भी हमें इसका फीलिंग नहीं होता है, पता नहीं चल रहा। जैसे टेबल है, हम खड़े हैं तो हम इधर की तरफ गिर नहीं रहे हैं या इधर की तरफ हम गिर नहीं रहे हैं। इसके पीछे लॉजिक है कैपिटल जी की वैल्यू। कैपिटल जी आपने ध्यान से देखा होगा तो कैपिटल जी क्या था, 6.67 इंटू 10 के पावर -11। क्या था, 6.67 इंटू 10 के पावर -11। तो -11 बहुत कम है। अब मान लो जैसे मैं हूँ और या सपोज करो टेबल है, तो इन दोनों के मासेस का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, बहुत आएगा। 2000 अरे क्या कहते हैं आपका, मान लो ये 50 का है, हमको भी मान लो 50-60, तो कितना हुआ, 2500 हुआ। वहाँ क्या है, 10 के पावर -11। तो जब यह सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.000, डेसिमल के बाद कम से कम 5 to 6 टाइम 0। तो 5 to 6 टाइम 0 आएगी तो बहुत कम हो गई। तो उससे हम क्या है, हम इधर की तरफ तो हम गिरते हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे यहाँ खड़े हैं उससे अधिक हमारा क्या होता है, जिस भी फ्लोर पर खड़े हैं वह फ्रिक्शन हमारा लग जाता है।
हम खड़े हैं तो यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है ना। यही रीज़न है कि नॉर्मली डेली लाइफ में हमें न्यूटन्स के जो ग्रेविटेशन लॉ है इसके अकॉर्डिंग जो फोर्स लगता है उसकी फीलिंग हमें नहीं हो पाती है। बोलो क्लियर है? फीलिंग क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है? बहुत कम। तो जो फोर्स की वैल्यू आती है वो बहुत मिनिमम आती है, जिसको एयर का रेजिस्टेंस फोर्स कह लो या फ्रिक्शन कह लो, उसको क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। लेकिन यही चीज़ जब हम ऊपर बढ़ते हैं, यही चीज़ हम क्या बढ़ते हैं? ऊपर जैसे एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ की बात करते हैं, जैसे मून हो गया, सन हो गया, अर्थ हो गया, तो आपको पता है अर्थ का जो वेट होता है 6 × 10⁻²4। ठीक है, ऐसे ही मून ले लो तो उनका भी मास इसी तरह से है, प्लेनेट का भी मास इसी तरह से है। इसीलिए उनका मास इतना ज़्यादा है, जैसे 31, 32, 64। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁻11 क्या होगा? कहीं पता नहीं चलेगा उसका। यही रीज़न है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का रोल नेचर में एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के लिए ही हो पाता है। जैसे पढ़े होगे ना कि प्लेनेट क्या होता है? सन के अराउंड में घूमते हैं। बोलो, प्लेनेट कहाँ घूमते हैं? सन के अराउंड में। तो सन का भी मास अच्छा खासा है और प्लेनेट का भी मास अच्छा खासा है। तो जब आप इस फार्मूले से निकालते हो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, तो अच्छी खासी वैल्यू हमें मिलती है, जिसके कारण वह रोटेशन होता रहता है। ठीक, अब आते हैं हम इसके न्यूमेरिकल्स पर। एक न्यूमेरिकल्स है, ठीक ठाक है, या कंडीशंस वगैरह में पूछा गया है। 2 पार्टिकल लिखना नहीं तुम लोग, ईच ऑफ मास m गो राउंड ए सर्कल ऑफ रेडियस मास। अब देखो यह बोल रहा है कि 2 मासेस हैं, इनके मास क्या है? m है, और इसका भी मास जो है m है। अब बोलो, यह क्वेश्चन 1 की बात कर रहे हैं हम लोग। बेटा साइलेंट कर दो, साइलेंट करो। हाँ, पेरेंट्स से बोलो जब आगे टाइम पर तो बाद ही जाए। यह मास हो गए। अब इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। तो बोल रहा है कि यह जो है घूम रहे हैं ऐसे। जब यह घूम रहे हैं तो एक सर्कुलर पाथ बन रहा है। इस सर्किल की जो रेडियस है, सर्किल की जो रेडियस है, यह रेडियस क्या है? r के बराबर है। ठीक है, बोल रहे हैं कि यह जब घूम रहे हैं तो इनका जो है रेडियस r के बराबर है। तो पूछ रहा है कि इनका जो स्पीड भी कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर फाइंड है, फाइंड स्पीड ऑफ मासेस। यह जो घूम रहे हैं इनका मास क्या, इनकी स्पीड क्या होगी? 2 मासेस हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन नोट कर लो, अगेन मैं इसको सॉल्व करता हूँ। करो इसको जल्दी से बेटा। 28 दोनों मासेस यह जो है आपके r रेडियस के सर्कल पर घूम रहे हैं। घूमने का रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। तो आपको फाइंड आउट करना है कि यह किस स्पीड से यह मूव कर रहे हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि यह किस स्पीड से मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया? यह देखो 2 मासेस हैं। यह ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण r रेडियस के सर्किल पर मूव कर रहे हैं। ऐसे घूम रहे जैसे तुम लोग गो राउंड घूमते हो ना। तो अब बोल रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ मासेस। ये दोनों घूम रहे हैं तो इनकी जो है, चलो अब देखो क्या करेंगे इसमें, यही सवाल है। कुछ पूछना है? टाइम भी दिया है। हाँ, टाइम नहीं, एक रोटेट करना है, टाइम एक कुछ नहीं, इतना दिया सवाल में। अब देखो, अब यह सर्कुलर, देखो तुमने पीछे पढ़ा होगा
कि कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगी, कोई भी बॉडी यदि सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगी तो मोशन करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। पीछे बता चुके हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और इसका फार्मूला कौन बताएगा? कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगी तो तभी मोशन हो पाएगा जब वहाँ पर क्या लगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। चलो दीपेश बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फार्मूला है? mv²/r, mv²/r, यह ध्यान देना। तो अब बोलो कि यह बॉडीज घूम रही हैं, सर्किल पर घूम रही हैं, तो सर्किल पर घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या चाहिए आपको? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो घूमने के लिए इनको क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर कौन सा फोर्स उपलब्ध है? एक ही फोर्स अवेलेबल है, वो क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स, इसके और इसके बीच में। अब यहाँ पर बताओगे कि यह सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होगा ग्रेविटेशन फोर्स। किसके बराबर होगा? ग्रेविटेशन फोर्स। अब इसकी वैल्यू हमारी क्या है? mv²/r। पढ़ें फार्मूला। अब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से लगाओगे तो क्या होगा? Gm1 m2 अपान r²। यही तो पढ़े हैं। m1 और m2 दोनों की वैल्यू क्या दिया है? m दिया है, अपान r। अब बोलो डिस्टेंस इन दोनों के बीच की क्या होगी? 2r होगी। भाई यह r यह हो गई तो यह भी तो बेटा r ही होगी, r यह हो गई तो भी r ही होगी। डिस्टेंस कितना हो गई? 2r। तो यहाँ कर लो 2r का होल स्क्वायर। अब देखो एक m से एक m कैंसिल हो गया, और तो यहाँ आ गया v²/r, यहाँ हुआ Gm/4r²। अब इस r से r कैंसिल हो गया, यहाँ v² हुआ, तो यहाँ से v = आया √Gm/r। इस वेलोसिटी से यह मूव करेंगे। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। तो बराबर कैसे? हाँ, तो बराबर कैसे हुए? अभी हमने बताया कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूमेगी तो बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के नहीं घूम सकती। ठीक है, यह नहीं होगा तो नहीं घूमेगी। लेकिन अब यह कहीं न कहीं से मिलेगा, कहीं न कहीं से क्या होगा? मिलेगा। और इसको कौन प्रोवाइड करेगा? जो यहाँ पर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट कौन सा फोर्स है? यह मास है, यह मास है, इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स। तो जो यहाँ प्रेजेंट होगा वही तो इसको उपलब्ध कराएगा। आगे समझ में? तो यह बताओगे कि जब यह मासेस सर्कुलर पाथ पर घूम रहे हैं तो इनके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू रिक्वायर्ड है वो कौन देगा इनको? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक, तो यह सेंट्रीपिटल फोर्स इसका अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, यह कहीं न कहीं से क्या होता है? उधारी लेता है। अब उसको देने वाला कौन है? जो वहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स वो होना है यह सर्किल पर घूम रहा है ना, तो सर्किल पर घूमने के लिए हमें इतना फोर्स चाहिए, अदरवाइज सर्किल छोड़ के भाग जाएगा आगे की तरफ। ठीक, अब इसको कहाँ से मिलेगा? जो यहाँ उपस्थित होगा। तो यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन। हाँ, और यदि मासेस तुम पूछना चाह रहे होगे कि मासेस इक्वल ना हो तो क्या होगा, यही कह रहे हो ना। पहली बात समझ लो कि तुम्हारा 11th में मास अनइक्वल हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यदि मास अनइक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो, तो इस तरह से ऐसे सर्किल नहीं बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? वह इलिप्स भी नहीं बनेगा, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। जैसे मान लो कि यह हमारा है 4 kg, ये कहना चाहते हो ना, यह मान लो हमारा है 10 kg। बोलो ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब इस कंडीशन में हमें सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ मास या आधे से अधिक पर होगा। मान लो यह 10 मीटर है, या
आधा कितना हुआ 5 मीटर। तो अब यह सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, यह यहाँ पर कहीं होगा। बोलो आगे समझ में। अब इन दोनों का इसी को सेंटर मान करके घूमेंगे, तो ये कैसे घूमेगा बेटा, सेंटर मान के ऐसे घूमेगा। बोलो ठीक है, रेडियस सेम होनी चाहिए। इसके लिए रेडियस इतनी हो गई तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे। ठीक है, इसलिए आप क्लास 11th में निश्चिंत रहो कि दोनों मासेस सेम ही आएंगे। लेकिन अगर मास इक्वल है तो दोनों बॉडी कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट नहीं होती रहेंगी? नहीं, सुनो, अट्रैक्ट होगी, इसी अट्रैक्शन के कारण घूमेंगी। तो ये सर्कल धीरे धीरे छोड़ेंगे रहेगा? नहीं, यह देखो, जैसे यह जो डिस्टेंस है, देखो यह मास एम, यह मास एम है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीचों बीच होगा। तो यह दोनों इसी सेंटर ऑफ मास को सेंटर मान के घूमेंगे जो है। ठीक है, कभी गिरे, यदि ऐसा होता है, बता रहा है कि ये आपस में क्यों नहीं गिर जा रहे हैं, मतलब आपस में टच क्यों नहीं करे, है ना। देखो यही चीज़ तुम्हारी जितनी एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना है, हमारी अर्थ किसके अराउंड घूमती है, सन के। बोलो है, यहाँ पर भी सेम थियरी इन्वॉल्व होती है कि सन और अर्थ घूमते रहते हैं। क्यों घूमेंगे, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। लेकिन क्या कभी सुना कि अर्थ जो है सन की तरफ गिर रही है? यदि गिरती रही होती तो अब तक गिर के काफ़ी दूर चली गई होती। ठीक है, तो जितने भी आप एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना पढ़ते हो, दुनिया भर के प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट हैं, एस्टेरॉइड हैं, सब किसी न किसी के राउंड क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस कम नहीं होती। लेकिन अर्थ तो सन के अराउंड घूमते हैं ना, तो सेंट्रल बॉडी नहीं है, दोनों हाँ, नहीं देखो, एक्चुअल में सन तो सोलर सिस्टम का सेंटर है। सोलर सिस्टम में बहुत है ना, सोलर सिस्टम में तो बहुत से प्लेनेट हैं। ठीक है, तो अब यह है कि सन जो है वहाँ फिक्स होता है उसके राउंड, इसलिए कि सन का मास बहुत ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू अर्थ के। और चूँकि सन के इफेक्ट में क्या है, बहुत से प्लैनेट्स हैं, एस्टेरॉयड हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। ठीक, मैं थियरी बता रहा हूँ कि सन के राउंड जो अर्थ घूमती है उसमें भी यही न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लगता है। ऐसे ही मून अर्थ के राउंड घूमता है। तो देखो सन अर्थ सन के राउंड घूमती है, घूम रही है, और मून क्या है, अर्थ के राउंड घूम रहा है। तो वहाँ सब एक रेस्पेक्टिव में घूम ही रहे हैं। बोलो क्लियर हो गया? अब आते हैं, नोट कर लो इसको। बेटा नोट करो इसको। नोट हो गए? एक छोटा सा सवाल लिखो, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two balls, between two balls each of mass 1 kg, each of mass 1 kg and their centers are 10 centimeter apart. Their center are 10 centimeter apart. देखो यहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमने आपको नोट करा दिया। सिंपल वे में देखो तो क्या है, यह क्वेश्चन नंबर 2 1 kg का मास है, 1 kg का मास है। हर एक का मास कितना दिया, 1 kg, और इनके बीच की डिस्टेंस आर क्या दे रहा है, 10 सेंटीमीटर, या मीटर में बदल लो तो 0.1 मीटर। अब यहाँ पर क्या लगाओगे फार्मूला, F = G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब G की वैल्यू क्या है, 6.67, 10 के पावर -11, और m1 और m2 दोनों क्या हैं, 1 डिस्टेंस क्या है, 0.1 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 6.67 इंटू 10 के पावर -9, ऐसे 9 नहीं आएगा, हाँ, -9 न्यूटन, यही आ रहा है।
हाँ यही आएगा, यह आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्न इसमें देखो रेफरेंस बुक में सवाल हैं, आप करीब करीब पेपर दोनों के कंप्लीट हैं। ठीक है बेटा, बंद कर दो इसको।